नमस्कार बच्चों। कक्षा 9वीं के सभी छात्रों का मैं फिर से एक बार ऑनलाइन अध्यापन में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम डॉक्टर का अपहरण यह पाठ पढ़ने वाले हैं, जिसे लिखा है डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे ने। ठीक है, तो हम जब कभी भी पाठ पढ़ते हैं तो हमेशा की तरह ही हम सबसे पहले डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे के जिन्होंने ये पाठ लिखा है उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं। देखो ये बच्चों, इनका जन्म 9 मार्च 1938 में हुआ था। इनके जन्म तिथि के बारे में, जन्म स्थल के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। इनकी जो मृत्यु है वो 14 नवंबर 2013 इंदिरापुरम, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश में हो गई थी। एक हिंदी के प्रसिद्ध बाल साहित्यकार के रूप में, ये थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगी। ये बाल साहित्यकार के नाम, इनका जो साहित्य है ये बाल साहित्य बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये एक प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार थे। इनकी जो बाल रचनाएं परंपरा का अन्वेषण करती है, बच्चों को जिज्ञासा को उभारने में मदद करती है तथा उनकी कल्पनाओं में नूतन रंग भरने वाली है। यानी नई नई बातों के बारे में वो जानकारी ज़्यादातर बाल साहित्य में लिखते हैं। इनकी जो प्रमुख कृति है वह है खेल बच्चे का, आओ चंदा के देश चले, मंगल ग्रह में राजू, उड़ती तश्तरियाँ, गिरना स्काई लैब का, दूसरे ग्रहों के गुप्तचर आदि। यानी ये वैज्ञानिक बाल उपन्यास है जिसमें जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी है। ठीक है, तो ये बच्चों ये कहानी है। और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पाठ है डॉक्टर का अपहरण। ठीक है बच्चों, तो ये जो पाठ है बच्चों, यह पाठ एक विज्ञान कथा है। क्या है? एक विज्ञान कथा है। यानी इसकी विधा कौन सी है? इसकी विधा है विज्ञान कथा। ठीक है, आज तक हमने बहुत सारी कथाएं पढ़ी है, लेकिन ये जो विधा है वो विज्ञान कथा है। तो बच्चों, ये पाठ पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। देखिए बच्चों, विज्ञान के विकास से होने वाली औद्योगिक उन्नति किसी भी देश के लिए आवश्यक होती है। यानी विज्ञान जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना उस देश का विकास ज़्यादा होगा। पर इसका अंधाधुंध विकास सराहनीय तो नहीं कहा जा सकता। ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि मशीनों की बढ़ती संख्या और बढ़ते प्रदूषण के प्रभाव से सामान्य आदमी, रोज़मर्रा का जो ज़िंदगी जीने वाले जो आदमी है, इनका जनजीवन जो है वो त्रस्त हो रहा है। तो इस कथा में, यानी ये जो कथा है डॉक्टर का अपहरण, इसमें लेखक ने एक काल्पनिक ग्रह के लोगों के माध्यम से, काल्पनिक यानी उनकी कल्पना के अनुसार ये कथा बनाई गई है, काल्पनिक है, लेकिन उस काल्पनिक कथा के माध्यम से ये जो बढ़ता हुआ प्रदूषण है, मशीनों की बढ़ती हुई जो संख्या अब समस्या बन रही है, इस समस्या से वो हमें अवगत कराना चाहते हैं। समझ में आ गई बात? विज्ञान कथा। और इस विज्ञान कथा में डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी ने, उनका जो बाल साहित्य है, ज़्यादातर लेखन उनका विज्ञान कथा का है। तो ये जिज्ञासा बढ़ाने वाली कथा है डॉक्टर का अपहरण। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरुआत करते हैं पाठ पढ़ने को। ठीक है, सभी छात्रों को क्या करना है? पन्ना नंबर 21 निकालना है, पन्ना नंबर 21। तो देखो बच्चों, मैं अब पढ़ने के लिए शुरुआत करता हूँ। कठिन शब्द आएंगे तो इसके अर्थ भी बताऊंगा मैं। देखो, कुछ महीने पहले डॉक्टर भटनागर अचानक लापता हुए। देखिए, मैं यहाँ एक वर्तुल बना रहा हूँ, डॉट बना रहा हूँ।
लापता. लापता का मतलब क्या है? गुम होना, गायब होणे मराठीमध्ये. लिहून घ्या. शिकवत असताना ते धडा काढायचा आणि वही समोर ठेवायची. मी जे जे अर्थ सांगतोय शब्दांचे ते लिहून घ्यायचे पडदेशी. तो देखो घटना क्या है. कुछ महीने पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पढ़ा होगा. ठीक है. लापता का मतलब है गुम होना, गायब होना. लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता न चला. पता न चलना, जानकारी न मिलना. पता न चलना, जानकारी न मिलना. ठीक है. हाँ, हुआ यह था कि एक रात को कौन सी घटना हो गई थी. तो घटना क्या हुई थी? हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉलबेल बज उठी. कॉलबेल, कॉलबेल का मतलब क्या है? यहाँ मैं डॉट कर देता हूँ. देखिए, हाँ, घंटी, घर की घंटी दरवाजे पर होती है ना. हाँ, जिसे हम कॉलबेल कहते हैं. हाँ, और डॉक्टर जी को यह आदत थी बच्चों कि डॉक्टर साहब को यह आदत थी कि उन्हें पता था कि कोई तो मरीज़ रात को आएगा जगाने के लिए. वो बड़े डॉक्टर थे, हर रोज़ का काम था उनका. और लोग भी रात के वक्त अगर बीमार ज़्यादा होते थे तो उनको उठाने के लिए आते थे. अब देखो यहाँ शब्द एक है आदत के अनुसार. नेहमीच पेशंट येतात, मग त्याप्रमाणे त्यांनी ते उठलेले आहेत. आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए. उनकी पत्नी जागकर भी बिस्तर पर ही पड़ी रही क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा तो रोज़ ही होता है. बायकोला माहिती आहे हे दररोजचं आहे पेशंटचं. रात्री दिवसभर जरी तिने दवाखान्यात जाऊन आले तरीसुद्धा रात्री पेशंट त्यांना निवांत झोपू देत नाहीत, उठवतातच. पेशंटला आपण मरीज म्हणतोय. जब भी कोई मरीज सिरियस होता, सिरियस म्हणजे दवाखान्यातला पेशंट सिरियस होतोय, डेंजर झोनमध्ये जातोय, बाबा जगेल की आणि मरेल सांगता येत नाही, ती स्थिती सीरियस होता, तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता. डॉक्टर साहब चलिए, जल्दी चलिए, एक मरीज़ सीरियस हो रहा है. अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता है तो वह भी आकर उन्हें जगा देता. आणि जर समजा कोणाला तर उठवून न्यायचं आहे डॉक्टरना पेशंट बघायला, तर ते पण येऊन डॉक्टरना घेऊन जात होते. डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समजते थे. डॉक्टर असं म्हणत नव्हते एवढे रात्र झाले उद्या बघूया, असं काहीच म्हणत नव्हते. कल देखेंगे, अब थोड़े वक्त के लिए ये दवाइयाँ लेकर जाओ, ऐसा वो कुछ नहीं कहते थे. क्यों नहीं कहते थे? क्योंकि मरीजों की सेवा करना डॉक्टर साहब अपना परम कर्तव्य समझते थे. इसलिए वह रात के वक्त अगर कोई जगाता भी है तो वो इसका बुरा नहीं मानते थे, बल्कि सहर्ष चले जाते, हंसते हंसते अपने काम पर चले जाते. कोई उन्हें फीस दे या न दे इसकी उन्हें कभी चिंता न थी. फी देऊ द्यात अगर नहीं देऊ द्यात. देखिए बच्चों, मैंने पहले ही बता दिया था कि वह मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे, इसलिए उन्हें फीस की चिंता नहीं थी. कोई उन्हें फीस दे दे या न दे दे, मरीजों को ठीक करना है, यही मेरा काम है. उस रात भी वो उठे और गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए. आमतौर से होता यह था कि वो 1-2 घंटे में लौट आते थे या फिर सवेरा होते होते तो अवश्य ही आ जाते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय से पहुंचने की आदत थी. किती पण रात्री वेळ होऊ दे, किती पण पेशंट बघायला होऊ देत, सकाळी ते ज्या वेळेला दवाखाना उघडायचे त्यावेळेला ते दवाखाना उघडतच होते. उन्हें जिस वक्त अस्पताल खोलना है समय पर अस्पताल पहुंच जाते थे, ये उनकी आदत थी. किंतु आता इथे शब्द आहे, कहाणीला सुरुवात झाली, लक्ष द्या. किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उनकी पत्नी चिंतित हुई. काय भानगड, सकाळी तर दर कायम येतात आणि ह्या वेळेला आलेच नाहीत. त्याची चिंता वाढायला लागली बायकोची. पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी इसलिए देर लग गई होगी. पहिल्यांदा बायकोने काय विचार केला की पेशंट खरोखरच अतिशय सिरियस असेल, गंभीर असेल, म्हणून त्याने यायला वेळ झालेला असेल, देर लग गई होगी. फिर यह भी सोचा कि हो सकता है आज सीधे अस्पताल चले जाएं. असं पण झालं असेल, दवाखान्याला जायला वेळ होते म्हणून डायरेक्ट पेशंट बघून दवाखान्याला गेले असतील.
लेकिन जब मरीज उन्हें घर पर पूछने के लिए आने लगे तब हैरानी बढ़ गई. आता मात्र चिंता वाढली, कारण दवाखान्यातले पेशंट कुठे येऊ लागले, घराकडे येऊ लागले. डॉक्टर साहब कुठं आहेत. उन्होंने मित्रों तथा कुछ अन्य संबंधियों को फ़ोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई भी जानकारी न मिली. कुछ देर के लिए वह यह मान बैठी कि शायद वे किसी दूर के गांव में गए हो और किसी कारण से जल्दी वापस न आ पाए हो. वो बीवी सोचने लगी कि शायद किसी दूसरे गांव की तरफ उन्हें जाना पड़ा होगा और इसलिए वो वक्त पर नहीं आ सके होंगे. लेकिन शाम तक भी जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उन्होंने पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया. डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी का कारण बन गया. चारों ओर खोज शुरू हो गई. खोज म्हणजे शोध सुरू झाला. डॉक्टर साहेब कुठे गेलेत. वायरलेसचे संदेश भेज दिए गए. वायरलेसवर पोलिसांनी संदेश दिलेला आहे, मेसेज दिलेला आहे सगळ्यांना की डॉक्टर भटनागर गायब झालेले आहेत. कुठं दिसतील तर त्यांनी लगेच तात्काळ पुलिस स्टेशनशी संपर्क साधा. डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह शहर भर में फैल गया. उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी की डॉक्टर साहब अपने कार में नहीं गए. ती एवढंच सांगितली की तिने स्वतःची गाडी घेऊन, चारचाकी गाडी घेऊन गेलेले नाही आहेत. त्यांना कोणीतरी न्यायला आलं तर ते गाडीत बसून गेलेत आणि अजून आलेले नाहीत. एवढीच ती माहिती देऊ शकत होती. उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी जिसके बड़े पहियों के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे. हाँ, त्यांना न्यायला कुठली तरी गाडी आलेली होती की ज्या गाडीची चाकं एकदम मोठी होती, जिस गाड़ी के पहिए बहुत बड़े थे, क्योंकि उस गाड़ी के पहियों के निशान उनके फुटपाथ पर और बाहर सड़क पर भी दिख गए थे. बाहर बहुत बड़ी भारी गाड़ी होगी तभी उसके निशान उस ज़मीन पर पड़े थे. जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी ट्रक में या बस में गए हो. 100% सांग एवढंच पोलीस अंदाज लावू शकत होते की डॉक्टर साहेब 100% एक तर ट्रकमधनं गेलेत किंवा बसमधनं गेलेत. इथं आहेत बघा, ट्रक और बस. पन्ना नंबर आगे का है, 22 पन्ना नंबर. मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी न मिली. फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना भी जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो सूचना तुरंत दी जाए. आता पोलिसांना शंका एकच आली. गल्लीमध्ये सगळ्यांच्याकडे चौकशी केली, पै पाहुण्यांच्याकडे चौकशी केली, बाकीच्या सगळ्या डॉक्टरांच्याकडे चौकशी केली, पण डॉक्टर साहेब कुठेच नाही आहेत. मग आता पोलिसांना शंका येऊ लागली की 100% अपघात झालेला आहे कुठेतरी आणि त्यामुळेच आपल्याला डॉक्टरांची माहिती मिळत नाही आहे. म्हणून त्यांनी संदेश दिलं, जिथं कुठं ॲक्सिडेंटची घटना झाली असेल त्यांनी त्वरित काय करा, पुलिस स्टेशनांशी संपर्क साधा. कई दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली. चूँकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी न था आणि डॉक्टर साहेब एवढे चांगले की त्यांचा कोणी दुश्मन असायचं पण काम नाही, इसलिए यह शंका करना व्यर्थ था कि उनकी हत्या कर दी गई थी. डॉक्टर पण पुलिस पण म्हणाले त्यांना कोणी मारू शकत नाहीत कारण त्यांची दुश्मनीच कुणाबरोबर नव्हती. अब देखो, पुलिस अब केवल 2 ही सूत्रों पर विचार कर रही थी. ये महत्वपूर्ण मुद्दा है. 2च गोष्टीवर आता पुलिस विचार करायला लागली. कुठल्या? एक, यह कि कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो और सब उनकी पत्नी से मोठी रकम की मांग करे. त्याच्या बायकोकडे पैसे मागणार आहेत म्हणून त्यांनी लपवून ठेवलेले आहे डॉक्टर साहेबांना. और दूसरा, यह कि डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज करने के लिए ले गया हो. 2च कारण आहेत. एक, कुठल्या तरी डाकू त्यांना पकडून नेले, त्यांनी पैसे मागणार आहेत, किंवा डाकूंच्या मधलाच कुठला तरी एक चोर किंवा डाकू आजारी पडला आहे आणि त्याच्यावर उपचार करायला म्हणून तिने डॉक्टरना उचलून नेलेले आहेत. दिन पर दिन बीतते गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई भी जानकारी न मिली. उनके इस तरह रहस्यात्मक म्हणजे काहीच माहिती न कळता एक गूढच बनलो. कुठं गेले डॉक्टर साहेब कळायला मार्गच नाही. रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने से न सिर्फ पुलिस परेशान थी बल्कि लोग भी भयभीत हो गए थे.
सिर्फ पुलिस ही परेशान नहीं। तो बच्चों, पुलिस दो ही बातों पर विचार कर कर थक गई थी। लोग भयभीत हो गए थे। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छापा गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने से, उसके डर से उसे दबा दिया गया। देखो बच्चों, यह अब तो पुलिस क्या हो गई थी, हतप्रभ हो गई थी, स्तब्ध रह गई थी, क्या करे। हाँ, क्योंकि वो बार बार तो ये समाचार नहीं दे सकती थी। बार बार समाचार छापने से लोगों के मन में डर पैदा होता, इसलिए पुलिस ने इस भय का वातावरण बन जाने के डर से उस समाचार को दबा दिया गया। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। हर रोज़ सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती, जैसे वो भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रहे हो। ठीक है बच्चों, यहीं तक आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, अब देखिए, एक विज्ञान कथा जो है डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरी जी ने लिखी है। ये इसके आगे का जो हिस्सा है उसका अध्ययन हम कल की तासिका में करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को क्या करना है, जहाँ तक मैंने पढ़ाया है, अब देखिए कौन कौन सी घटना हो गई है, फिर से एक बार देखेंगे हम। तो डॉक्टर भटनागर अचानक लापता हो गए। उन्होंने सुबह तक इंतज़ार किया, शाम तक देखा कि कहीं कोई पेशेंट सीरियस होगा तो शायद देर हुई होगी। लेकिन जब अस्पताल से ही मरीज़ उन्हें देखने के लिए आ गए तो उनकी खोजबीन शुरू कर दी गई। पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट की गई और उसके बाद मोहल्ले वालों से पूछताछ की गई। फिर भी कोई जानकारी न मिली तो पुलिस में बता दिया गया। पुलिस ने वायरलेस पर भी यह सूचना जारी की कि जिसे भी जानकारी मिले वो तुरंत पुलिस स्टेशन से आकर संपर्क करे। कई दिन बीत गए लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। पुलिस अब केवल दो सूत्रों पर ही विचार कर रही थी। एक तो डाकू ने उन्हें पकड़ लिया है और पैसों की मांग करने वाले हैं, और दूसरी बात जो है कि कोई डाकू बीमार है। कोई डाकू क्या हो गया है, बीमार हो गया है, और उसके इलाज के लिए डॉक्टर को पकड़ लिया गया है। लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी कुछ भी जानकारी नहीं मिली तो उसकी बीवी बहुत परेशान हो चुकी है। इसके आगे का हिस्सा जो है वो हम अगली तासिका में देखेंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, जहाँ तक मैंने पढ़ाया है वहाँ तक आपको एक बार ये पाठ पढ़ना है। तब तक के लिए धन्यवाद।